जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। और इसमें जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जी तो बच्चों, जो पहला सवाल किया जा रहा है वो ये है कि हाउ डज़ केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ अ मेडिसिन। तो बच्चों, लेट्स से दैट कि अगर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो बहुत लेंथी आंसर बन जाएगा इसका, कि डॉक्टर को जो है वो केमिकल नेचर मेडिसिन की कैसे पता लगती है। तो केमिस्ट्री एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है इन डॉक्टर्स की हेल्प करने में। बहुत से तरीक़ों से जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प की जाती है। सबसे पहला जो तरीका है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी आप कह लें कि जो डॉक्टर्स हैं उनको केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है इनसाइट इनटू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन्स, इंक्लूडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड एनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट। ठीक है, यानी मेडिसिन्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो काम करने वाली अज्जा होते हैं, कुछ उसमें उन्होंने एडिटिव्स डाले होते हैं, कुछ और मादे डाले होते हैं, कुछ मैटर डाला होता है, एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट, और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी जो हैं वो होती हैं। तो यू कैन से कि नोइंग द कॉम्पोजिशन हेल्प्स डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ द मेडिसिन वर्क्स। और फिर जब उसकी कॉम्पोजिशन का डॉक्टर्स को पता लग जाता है तो इस तरीके से आप कह लो कि उनको पता होता है कि भाई कैसे काम करेगी मेडिसिन किसी भी बॉडी में, एंड इट्स पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। और मज़े की बात ये है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर वो मरीज़ों को रिकमेंड करनी होती है मेडिसिन, वो करते हैं, नहीं करनी होती तो नहीं करते हैं। उसके बाद एक और है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कोई भी जो मेडिसिन होती है, यानी केमिस्ट्री हेल्प करती है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिसिन और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि वो जो दवाई बनाई गई है वो किस मर्ज़ के इलाज के लिए बनाई गई है और उस दवाई का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बाय स्टडिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी, तो हम डॉक्टर्स को ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट हाउ चेंजेस इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग माइट अफेक्ट्स इट्स इफेक्टिवनेस। यानी अगर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा दवाई का तो फिर उसकी दवाई की एक अच्छी सलाहियत नहीं रहेगी काम करने की। शायद आपको पहली दफ़ा ये बातें पता लग रही हों। और पोटेंसी, यानी कि कितने पोटेंशियल से उसको काम करना चाहिए, वो करेगी या नहीं करेगी, और उसकी सेफ्टी प्रोफाइल क्या होगी, यानी कि अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो कहीं जहर ना बन जाए। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और फील्ड है जिसमें केमिस्ट्री हेल्प कर रही है डॉक्टर्स को, और वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो इनसाइट प्रोवाइड करती है, यानी अंदर की तरफ से देखना, यानी हमें समझ बूझ देती है मेडिसिन एब्जॉर्ब कैसे होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, और मेटाबोलाइज कैसे होगी, यानी कि बॉडी में कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, लिवर एब्जॉर्ब करेगा, किडनीज करेंगी, या डिस्ट्रीब्यूट कहाँ की जाएगी, मतलब बॉडी में कहाँ पहुँचेगी, फिर वहाँ पहुँचकर डाइजेस्ट कैसे होगी, एंड एक्सक्रीटेड इन द बॉडी। और फिर जब उसका जो मादा फजला होगा तो वो बॉडी के किस हिस्से की मदद से एक्सक्रीट किया जाएगा, निकाला जाएगा वापस यूरिन की शक्ल में, या आपकी जो सॉलिड वेस्ट होती है उसकी शक्ल में, विच कलेक्टिवली फॉर्म अ फील्ड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इस तरह हेल्प करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स को समझकर हम ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डोसेज रेजिमेंट फॉर अ पेशेंट कि सही रहेगी, कितनी खुराक देनी चाहिए। आपने मेडिसिन में पढ़ा होगा कि 2 mg की खा लो, 4 mg की खा लो। तो ये जो 2 mg है या 4 mg है, ये बेसिकली एक मिकदार है, इसे पोटेंसी कहते हैं या एक ख़ास डोसेज कहते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज। फिर बच्चों के लिए आपको पता है कि अलग डोसेज होती है, वज़न के हिसाब से भी दी जाती है, और किसी के मेटाबॉलिज्म को भी चेक किया जाता है कि उसका मेटाबॉलिज्म कितना इफ़ेक्टिव है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको भी देखा जाता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद है कि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी तेज़ है पेशेंट की, कि वो खाने को कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर रहा, उस हिसाब से भी ये पोटेंसी दी जाती है।
ये फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर है ड्रग इंटरेक्शंस। अगर केमिस्ट्री डॉक्टर्स को ये भी बता रही है कि भाई कैसे जो दवाइयाँ हैं वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, किस दवाई के साथ कौन सी दवाई दी जा सकती है, और कौन सी दवाई अगर इकट्ठी दी जाए तो बॉडी के लिए सब्सटेंसेस ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये एक ड्रग इंटरेक्शंस की भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है जो डॉक्टर्स को केमिस्ट्री ही हेल्प करती है। सो दिस नॉलेज इज़ क्रूशल फॉर अवॉइडिंग पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स इंटरेक्शंस एंड ऑप्टिमाइजिंग द ट्रीटमेंट आउटकम्स। और फिर इस तरह फिर हम कहते हैं कि मतलब पैनाडोल की गोली खा ली है तो साथ डिस्प्रिन की गोली नहीं खानी है आपने, क्योंकि दोनों खाओगे तो उन दोनों का केमिकल आपस में रिएक्ट कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए कहते हैं कि भाई अगर चाय पी ली है तो थोड़ा ठहर के पानी पियो, ताकि जो चाय के केमिकल्स हैं और फिर जो पानी आएगा एकदम, तो वो कहीं आपस में रिएक्ट ना कर जाएं। तो इस तरह की बातें तो आम रूटीन लाइफ में भी मिलती हैं। तो डॉक्टर भी जो दवाइयाँ बना रहे होते हैं उनको भी वो एक इंट्रैक्शंस की मदद से चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को भी जो है वो देखा जाता है कि केमिस्ट्री जो है वो एक रोल प्ले करती है इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेडिसिन्स। जैसे एक मेडिसिनल केमिस्ट है, मतलब एक दवाई बनाने वाला केमिस्ट्री का माहिर बंदा है, डॉक्टर है, यूज़ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री टू डिज़ाइन मॉलिक्यूल्स। तो वो कुछ कवानीन को फॉलो करके मॉलिक्यूल्स को बनाता है विद अ डिज़ायर्ड pharmacological properties such as improved efficiency, reduced toxicity and better bioavailability। ठीक है। उसके बाद in what ways does technological innovations help to understand the development of new materials। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो अब ये मतलब हमारे पास जो है क्या है, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी एक किरदार अदा करती है। ठीक है। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, इन वट वेज डज टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें नए नए मटेरियल्स बनाने में कैसे हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत अहम रोल प्ले करती है इन एडवांसिंग और अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच को एक जदीद करने के लिए, मतलब एक नया ट्रेंड देने के लिए, ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स इन सेवरल वेज। बहुत से तरीक़ों से हम ये नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवांस करेक्टराइजेशन टेक्निक्स। अब ये एडवांस करेक्टराइजेशन टेक्निक्स क्या है? जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस करेक्टराइजेशन, यानी कि कुछ करेक्टर्स हमने एडवांस कर लिए हैं। जैसे हमने एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ली है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ली है, एक्सरे डिफ्रैक्शंस के मेथड निकाल लिए हैं। एक्सरे मतलब लेने की टेक्निक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बाहर सेल्स को बाहर से अच्छी तरह से जज करने वाली माइक्रोस्कोप है। फिर जो अंदर से जज कर रही है, सेल के अंदर देख रही है, दैट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, यानी कि ये ऐसी माइक्रोस्कोपिकल टेक्निक है जिसमें हम एटम्स को भी देख सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है। अब कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस एनेबल रिसर्चर्स टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर्स ऑफ न्यू मटेरियल्स बिफोर दे सिंथेसाइज और टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि कंप्यूटर की मदद से ही हम एक सिमुलेशंस बनाएंगे, यानी कि कुछ उनकी एक्टिविटी देखेंगे, मतलब फ़र्ज़ी, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही, जिस तरह फ़िल्म देख रहे हैं ना आप, वो रियलिटी से तो नहीं होता ना, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं तो वो साइमुलेशन ही होती हैं। तो इस तरह ही हम कोई दवाई भी बना लें या कोई ऐसा मटेरियल बना लें तो उसको हम कंप्यूटर में ही मॉडल करके, मॉडल्स का बना के कंप्यूटर में ही देखेंगे। तो इससे ये होगा कि हमें जो है क्या होगा, हेल्प होगा अबाउट कि कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर जब बन जाएगा उस पे पैसे भी लगेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स भी लगेंगी, एक्सपेरिमेंट्स पे भी पैसे लगेंगे। तो उस तरफ जाने से पहले हम ये चीज़ कर लेते हैं। फिर है जी हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, टेक्निक्स लेवरेज ऑटोमेशंस, रोबोटिक्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टू रैपिडली स्क्रीन लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ मटेरियल्स फॉर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। तो हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन की जा रही है, यानी कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल प्रिसाइज करके किए जा रहे हैं
ताकि हम अपने जो रिज़ल्ट्स हमें चाहिए वो निकाल सकें। उसके बाद मटेरियल इन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स। जैसे हमने अब जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है, मटेरियल इन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स। ये क्या है? सो मटेरियल इन्फॉर्मेटिक्स एंड combines principles of material science with the data science and medicine learning techniques to analyze large data sets and extract valuable insights। यानी कि बहुत से मटेरियल्स को जो है वो कंबाइन किया जाता है कुछ असूलों के तहत, और डिफरेंट मटेरियल्स बना लिए जाते हैं, और फिर उनको जज किया जाता है कि क्या ये जो हमने बनाए हैं मटेरियल्स इनका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटेरियल्स बनाए हैं हमने। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें काबिल करती है बनाने में या फिर कुछ जजमेंट्स करने में, मैनिपुलेशन में एंड करेक्टराइजेशन में, कुछ खसूसियात बताने में ऑफ मटेरियल्स दैट आर नैनो स्केल। यानी कि नैनो का मतलब है 10⁻⁹ ठीक है, -9 साइज़ है इसका। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द नैनोमीटर। यानी 1 मीटर के इतने टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा उठाएंगे हम, तो फिर उस टुकड़े को जो है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम कर सकता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और आ गई है टेक्निक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग की टेक्निक आई है। उसमें क्या होता है जी कि कॉमनली नोन एज 3D प्रिंटिंग अलाउज फॉर द प्रिसाइज लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स विद टेलर्ड प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमने अब 3D प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। आपने कोई मशीनें देखी होंगी जो कि 3D मतलब कि एक रियल कोई जानदार आप उसको देते हो कमांड कंप्यूटर को, और वो मशीन एक रियल मुजस्मा बना के आपको दे देती है, जैसे स्टार फिश का बना के दे दिया या फिर किसी भी चीज़ का जो आप ख्वाहिश करें। तो ये भी टेक्नोलॉजी अब आजकल बड़ी चल रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये सवाल था जी कि बताएं कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो हमें नए नए मटेरियल्स कैसे बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स नंबर है, आप बिल्कुल माइनर सी अमाउंट देकर नोट्स हासिल कर सकते हैं, जिससे मैंने ये काफ़ी शॉर्ट करके आपको डाटा लिख दिया है। ठीक है, इससे भी शॉर्ट करके लिख दिया है ताकि आप इजीली इसको याद कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो इतना लेंथी क्या याद करना है। हेडिंग्स याद करके थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है। जियो केमिस्ट्री तो सबको ही पता होगा। जियो का मतलब ज़मीन, केमिस्ट्री जो ज़मीन की स्टडी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट। कि मुख्तलिफ जो ज़मीन के अंदर कॉम्पोजिशन की स्टडी करना, मतलब किस चीज़ की बनी हुई हैं चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन उनको कैसे डिवाइड किया गया पूरी ज़मीन पर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में अगर तब्दील हो रहा है रेडियो एक्टिविटी से, किसी भी मेथड से, वो कैसे हो रहा है। एंड कंपाउंड्स इन दी अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। ज़मीन की स्टडी में, जियो केमिस्ट्री में आप रॉक्स को स्टडी करते हो, कोई सॉल्ट्स वगैरह, मिनरल्स कहते हैं इनको, उसको स्टडी करते हो। फिर सॉयल, वाटर और उसके बाद एटमॉस्फेयर, इनको स्टडी करते हो। ठीक है। अब आ जाए ज़रा आसमानी केमिस्ट्री पे, यानी कि दूसरे जो सियारे हैं या दूसरी बहुत सी, आपको पता है कि दुनिया में दूसरे और भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री उसको कहेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट अकर इन द एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स कि एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस, इसमें सब आ जाते हैं। जैसे शुरू में बता दिया मैंने आपको कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, इंटरस्टेलर स्पेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कोरिलेट द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसका जवाब क्या होगा। तो इसमें मतलब यू कैन कोरिलेट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ by use of science, technology and engineering
इन अ सेंस कि आप लेट्स से दैट कि आपने रूफ टॉप पे जो है एक सोलर पीवी सिस्टम लगाया है, यानी सोलर सिस्टम लगाया है फॉर अ रेजिडेंशियल होम, एक अपने जहाँ पे आप रहते हैं उस घर में। और साइंटिस्ट ने सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है, मतलब उसमें जो सोलर प्लेट में लगे हुए हैं ना सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, and investigate novel materials with improved efficiency and stability for solar cells. तो यू कैन से कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं हाईली एफिशिएंसी सोलर सेल्स को by using advanced deposition techniques and nano structured materials. फिर उसके बाद engineers design the solar PVC system layout, selecting appropriate solar panels, inverters, mounting structures, and balance of system components based on the site of characterizations and energy requirements. तो फिर वो जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो आपके लिए अच्छी सी अच्छी प्लेटें, सस्ती सस्ती प्लेटें आपको बना के देते हैं। एंड दे यूटिलाइज सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर सिमुलेटिंग सोलर irradiance, analyzing shading effects and optimizing the system design for maximum energy productions. और फिर इन चीज़ों को वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कंपनी चले, उनकी सोलर प्लेट्स बिकें, ये टेक्नोलॉजी वाले कर रहे होते हैं। पहले तो साइंस आती है ना कि काम कैसे करेगी कोई चीज़, फिर टेक्नोलॉजी आती है कि क्या ये टेक्नोलॉजी जो साइंस ने लगाई है ये क्या सही भी है, कोई ह्यूमंस के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर इंजीनियर्स आ जाते हैं, उन्होंने फिर बनानी होती हैं चीज़ें क्योंकि वो एक फार्मूला कामयाब हो गया है। तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड इंजीनियर्स ओवरसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सोलर पीवीसी सिस्टम विद द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड बिल्डिंग कोड्स। तो मतलब वो फिर बिल्डिंग में फिट करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं प्रॉपरली फिटिंग्स लगाते हैं। बड़े बड़े प्लाजे या बड़ी बड़ी जिस तरह बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है उसमें भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो इंजीनियर्स ने लगाया ना। अब ये माजा जाके तो वहाँ पे काम नहीं कर सकता ना, इट्स वेरी टफ जॉब फॉर है। तो इंजीनियर्स करते हैं विद अ वेरी टेक्निकल वे, जिस तरह घर का नक्शा बनाना होता है तो इंजीनियर्स बना देते हैं आपको। सो फाइनली इंजीनियर्स इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू मॉनिटर दी परफॉर्मेंस ऑफ द सोलर प्लेट्स एंड ऑप्टिमाइज दी ऑपरेशन ओवर टाइम। तो इसमें मैं कुछ लफ्ज़ खुद से पढ़ जाता हूँ, ताकि मैं इसलिए खुद से पढ़ जाता हूँ आपको समझ में आए कि इनके लफ्ज़ों के क्या मीनिंग है, वरना ये सोलर पीवीसी सिस्टम लिखा हुआ आप ये ना समझिएगा कि मैंने सोलर प्लेट क्यों पढ़ा है इसको। बहरहाल समझाने के लिए होता है आपको। तो वही है, फिर फाइनल इंजीनियर्स कर लेते हैं कि भाई अब सिस्टम लगाया है कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैसा लगता है ना इसके ऊपर। सो जैसे फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट एंड engineers enables development and deployment of solar PVC technology, contributing to the transition towards this sustainable and renewable energy sources. तो इस वक्त आपसे जो बोर्ड चाहता है वो आपकी सेल्फ क्रिएटिविटी इनोवेशन चाहता है लर्निंग में। तो वो आप खुद से भी अच्छा सा जवाब दें, कहानी बनाएं एक, तो सवालों को समझ के। तो ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है ये मतलब लर्निंग के लिए भी ठीक है, करना चाहें आप। अब बच्चे देखें मैंने बड़े बड़े रट्टे होते हैं, लेकिन दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड स्किलफुल ऑफ गिविंग आंसर्स। तो ये अच्छा इनोवेशन है बोर्ड का, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये था इसका सवाल का आंसर। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, एक और सवाल आ गया। इस सवाल में जी वर्ड द हेल्प ऑफ, ये वेन डायग्राम आपको मैथ में पढ़ा होगा आपने, ये वो नज़र आ रही है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ना कंपैरिजंस करने। अब आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली मे कंटेन कार्बन, ठीक है, और समटाइम्स कंटेन सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ठीक है, विदाउट कार्बन भी होती है। ऑर्गेनिक में तो कार्बन हाइड्रोजन्स होते हैं, जिस तरह ये इथानॉल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह ये सोडियम क्लोराइड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सोडियम कार्बोनेट है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे बोथ कंटेन्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों चीज़ें ही मतलब आपको लिविंग के अंदर मिलेंगी। अल्कोहल्स बनती हैं बॉडी में बहुत सी, और प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, तो ये बॉडी में होता है। और बॉडी में इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, हड्डियाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी
जो हैं वो हड्डियाँ बनी होती हैं। सो ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की क्या यूजेस होती हैं। तो बहुत सी यूजेस हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन का काम लिया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। जैसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ इन दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यानी कि आप बना सकते हैं बहुत से पावर प्लांट्स। आपको पता है कि यूरेनियम 235 जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसको एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में। और इवन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने उनमें एनर्जी बनाता है, बिजली बनाने का। पाकिस्तान में नहीं है कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर जनरेटर, लेकिन इंडिया में आपको नज़र आएंगे, रूस में नज़र आएंगे, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए वैसे। सो आप पढ़ें माशाल्लाह, आप बनाइएगा फिर। मेडिकल इमेजिंग एंड ट्रीटमेंट, एमआरआई इसको हम कहते हैं। तो एमआरआई क्या है, ये भी एक कह लें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ही यूज़ है। हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें ये होता है कि मेडिसिनल डायग्नोस्टिक्स किए जाते हैं। यानी ब्रेन के ट्यूमर्स हैं या कोई उनकी ब्रेन की कोई ट्रीटमेंट करनी है आपने, या बॉडी के किसी भी हिस्से की करनी है, उसमें फिर एक मेडिसिनल थेरेपीज़ की जाती हैं। जैसे रेडिएशंस को मारा जाता है बॉडी पे, और इसको हम रेडिएशन थेरेपी कहेंगे। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, 3 किस्म की रेडिएशंस होती हैं, आपको पता ही होगा। और जिस तरह कोबाल्ट 60 जो है, याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 अल्फ़ा रेज निकालता है। और अल्फ़ा रेज का क्या काम है कि ये जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं, तो कैंसर वाले सेल्स को मारने का काम अल्फ़ा पार्टिकल्स करते हैं। एंड अदर रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी और न्यूक्लियाइड थेरेपी, यानी कि और भी टारगेटेड रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम, टारगेटेड का मतलब एक मुतलका जगह पे हम इस्तेमाल करके उनको मार सकते हैं जो ख़राब सेल्स हैं। यूटिलाइज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू ट्रीट कैंसर एंड अदर डिजीज़, और हम इस तरह फिर कैंसर और मुख्तलिफ डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। ये भी मतलब एक यूज़ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। ये जो भी बातें हुई आपसे, तकरीबन यू कैन टेक दिस थिंग एज वेल कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो रेडिएशन थेरेपी से कैंसर का ट्रीट करेगी। जैसे कोबाल्ट 60 का बताया मैंने आपको, डिस्ट्रॉय कर देगी कैंसर सेल्स को। उनको आयनाइजेशन रेडिएशन होती हैं, यानी कि वो सेल के अंदर जाके इतनी ज़्यादा गड़बड़ करती हैं, प्रोटीन्स हिला देती हैं और उसके सेल्स को मार देती हैं। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होती हैं बाय द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कैसे, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को डील करती है, इंक्लूडिंग मटेरियल टेस्टिंग्स, स्टेरिलाइजेशन एंड फूड प्रिजर्वेशंस। अब ये जो मटेरियल टेस्टिंग होती है, ये क्या होती है कि आप किसी मटेरियल को टेस्ट कर सकते हैं बाय रेडिएशंस। फिर स्टेरिलाइजेशन ये होती है कि आप फूड वगैरह में जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार सकते हैं और उसको देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यूरोप से कोई फूड अगर आना है पाकिस्तान, तो वो आते आते ही ख़राब हो जाएगा, तो स्टेरिलाइज़ कर लें उसको, फिर आ जाएगा आराम से। जैसे आप उसको रेडिएशंस मारें उस फूड को, तो वो भी मतलब मेजर्स लेके किया जाता है। ये नहीं कि रेडिएशंस मारें और रेडिएशंस फिर उसके अंदर रह जाएं और फिर हम खाएं तो हमें रेडिएशंस का इफ़ेक्ट पहुंचे, ऐसा नहीं है। लेकिन कंट्रोल लेवल पे किया जाता है ये। और फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी मतलब सेम कह लें कि स्टेरिलाइज़ कर लिया या प्रिजर्व कर लिया, तो दे बोथ आर सेम सेम समहाउ। फिर अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशंस। रेमेडिएशंस का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट, माहौल को मसले आ रहे हैं उसकी थेरेपी करना, उसको ठीक करना और उसको मॉनिटर करना कि मसला किस हद तक है। जैसे फॉर एग्जांपल टू assess the and mitigate, जानना the impact of radioactive contaminants on the ecosystem and human health, कि ये जो हम रेडियो एक्टिव मटीरियल वगैरह जो ऊपर यूज़ किया है, तो अगर इसको कहीं फेंकेंगे दरिया में, समंदर में या कहीं ज़मीन पे, तो क्या उसको ह्यूमंस का उससे कोई फ़ायदा होगा। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो फट गया तो पूरा इलाका खाली करना पड़ा। या यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा इसकी, तो आपको पता लगेगा कि वो इलाका क्यों खाली करना पड़ा। इज़ जस्ट बिकॉज कि वो इलाका जो था वो रेडियो एक्टिविटी से भर गया था। वो पावर प्लांट फट गया किसी गलती की वजह से साइंसदानों की, तो फिर वो पूरा इलाके में रेडिएशंस फैल गई। तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें, उन कंटामिनेंट्स को कैसे ख़त्म करें।
तो ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी रेमीडिएशन करेंगे, यानी ठीक करने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका अगर आप मेरे जीएस केमिस्ट्री के नोट्स ये चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको ना मेरा नंबर मिल जाएगा। माइनर सी अमाउंट दे के आप ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मुझसे बाय कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने अभी सारे जवाब बता दिए हैं, ये स्क्रीन रोक के आप स्क्रीनशॉट करके कॉपी भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। और अपना ख्याल रख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर। Thank you for watching. GS Academy.